नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। अब देखो, एक सर्विसेज की बात करें, गुड्स को भूल जाओ, सर्विस का कोई एग्रीमेंट होता है तो वो माइनर के लिए, वो अगेन माइनर कर रहा है चाहे उसके लिए है, इट इज़ नॉट बाइंडिंग। यहाँ पे एक केस आता है राज रानी वर्सेस प्रेम आदिब का केस। क्या होता है यहाँ पे देखो, एक माइनर लड़की होती है और एक माइनर लड़की होती है और एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं जिसमें उस लड़की को एम्प्लॉय किया जाता है एक एज एन आर्टिस्ट कि वो ड्राइंग कुछ बनाएगी अच्छी, कि कहाँ पे बनाएगी, ये प्रेम आदित्य पिक्चर्स जो है उनके लिए वो बनाएगी। 1 साल के पीरियड के लिए हुआ था। सैलरी मिलेगी 9500 रुपीज़, पेड इन 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। नाउ द एग्रीमेंट वॉज एंटर इनटू बाय द फादर ऑफ द गर्ल। अगेन ये एग्रीमेंट लड़की के पापा के बिहाफ पे हुआ। अगेन बेनिफिट ऑफ द माइनर, गार्जियन कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ हर एज शी वॉज अ माइनर। ए वर्क फॉर फ्यू डेज एंड आफ्टर दैट बी गेव हर द रोल टू अनदर गर्ल। निकाल दिया गया उसको एंड वो किसी और को दे दिया गया काम। तो फिर उस लड़की ने केस किया उस पर कि भाई ऐसे कैसे मेरे को निकाल सकते हो, बिकॉज दैट इज़ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और उसने बोला कि जितना भी डिफरेंस रहता है वो 9500 और जितना उसे ऑलरेडी मिला है उसके बीच का वो डिफरेंस का बेसिकली उसे डैमेजेस उसने क्लेम करने थे। एंड वहाँ पे ये हेल्ड हुआ। देखो अब तुम सोचोगे कि ठीक है गार्जियन ने ही किया था, बेनिफिट ऑफ द माइनर के लिए था, सो इट वॉज बाइंडिंग, तो बाइंडिंग उसे करना था, बट वो गुड्स के लिए था। ये सर्विसेज की बात हो रही है। ये हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस की बात करें। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैंने बोला, इट्स वॉइड। माइनर के बिहाफ पे आप वो नहीं कर सकते, लाइक इवन गार्जियन कैन नॉट डू इवन इफ इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर। सो यही हेल्ड हुआ, द एग्रीमेंट वाज हेल्ड वॉइड बिकॉज माइनर्स प्रॉमिस टू सर्व वुड सप्लाई नो कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस ऑफ द अदर पार्टी टू पे हिम और हर सैलरी। अगेन ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स का रूल है कि इट इज़ वॉइड। ठीक है, इसके बाद आता है टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप। आई होप यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ अप्रेंटिसशिप इज। जैसे बेसिक एग्जाम्पल होता है यहाँ पे कि तुम किसी कार मैकेनिक की शॉप पे जाते हो और उसको बोलते हो मुझे काम सीखना है तुम्हारा। वो तुम्हारे को अपना एक ट्रेनी बना के रखता है और ऑन द एक्चुअल फील्ड वर्क जो है, जो काम करना है, वो तुम उसको देख देख के सीखते हो। वो थोड़ा बहुत तुम्हें काम दे देता है, फिर उसके साथ बेसिकली उसके साथ रह के तुम सीख रहे हो। सो अप्रेंटिसशिप इज़ काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग जो कि टेक्निकल जॉब्स के लिए यूजुअली देते हैं। तो यहाँ पे एक देखो, अप्रेंटिसेस एक्ट वाज पास्ड फॉर बेटर इनेबलिंग चिल्ड्रन टू लर्न ट्रेड्स एंड क्राफ्ट्स सो दैट व्हेन दे कम टू द फुल एज दे मे गेन अ लाइवलीहुड। कि भाई जब तक वो अपनी एज पे आएंगे और अपने लिए पैसे कमा सके, उसके लिए उसे कोई स्किल्स वगैरह जो भी चाहिए उसकी ट्रेनिंग हम उससे पहले दे रहे हैं। ठीक है, दैट इज अप्रेंटिस एक्ट अलाउड। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप इज वैलिड एंड बाइंडिंग अपॉन द माइनर बिकॉज सच कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोटेक्टेड बाय अप्रेंटिसेस एक्ट प्रोवाइडेड द केस फॉल्स विद द टर्म्स ऑफ दैट एक्ट। कि हाँ, अगर एक्ट के जो भी रूल्स हैं उसके हिसाब से वो सब कुछ चल रहा है, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज बाइंडिंग ऑन द माइनर। ठीक है, तो देखो कंडीशंस क्या है वो। एक तो माइनर जो है वो अप्रेंटिस है। अगेन अप्रेंटिस का एक्चुअल मीनिंग person who is undergoing apprenticeship training in pursuance of apprenticeship in designated trade. Minor but must not be less than 14 years of age and the contract must be entered on behalf of minor by his guardian. बेसिकली दो तीन चीज़ें हैं, माइनर अप्रेंटिस प्रॉपर होना चाहिए, 14 साल से कम का ना हो, और अगेन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कोई गार्जियन करे उसके बिहाफ पे। तो ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तो अप्रेंटिसशिप एक्ट वहाँ पे अप्लाई हो रहा है, देन इट इज़ बाइंडिंग ऑन दी। टॉपिक दैट वी हैव इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। देखो माइनर्स की केस में हम पढ़ रहे हैं कि मैरिज माइनर्स की क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल है, क्या है। बेसिकली सबसे पहली चीज़, जब एक माइनर का मैरिज की हम बात कर रहे हैं, इट हैज़ टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। मतलब या तो उसके बेनिफिट के लिए हो रही है उसकी शादी, देन इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। बट हम उसके भी केसेस पढ़ेंगे कि व्हाट ऑल पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, उसके हिसाब से वी आर गोइंग टू जज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज ऑफ अ माइनर इज सपोज टू बी फॉर द बेनिफिट, फॉर हिज और हर बेनिफिट। Contract of marriage has been held enforceable against the other contracting party at the instance of the minor, but it cannot be enforced by the other contracting party against the minor. बेसिकली इसका मतलब क्या है देखो, एक केस से समझो। चलो, रॉस फर्नांडिस वर्सेस जोसेफ गॉन्जेल्स, ये इसका केस था। यहाँ पे लड़की का, एक माइनर लड़की का फादर एक लड़के से कॉन्ट्रैक्ट में आता है जहाँ पे वो लड़का प्रॉमिस करता है कि मैं इस लड़की से शादी करूँगा, बट बाद में वो रिफ्यूज़ कर देता है कि अब मैं नहीं करूँगा। तो फिर वो जो लड़की है वो केस फाइल कर देती है उस लड़के के अगेंस्ट कि भाई ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और वहाँ पे कोर्ट ने यही बोला कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो लड़की के बेनिफिट के लिए था, इसलिए क्योंकि वो बेनिफिट के लिए था, इट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड अब वो पीछे हट रहा है, तो उस शी वाज एंटाइटल्ड टू द रिकवरी फॉर द डैमेजेस फ्रॉम द बॉय। ठीक है, यानी कि अगेन कोर्ट ने ये किया डिसाइड कि वो उसको डैमेजेस रिकवर कर सकती है वो। ठीक है, नाउ दे हैव आल्सो लाइक टोल्ड अबाउट चाइल्ड मैरिजेस का, जो इंडिया में बेसिकली प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है।
एंड यहाँ पे देखो लिखा भी है अंडर द PCMA अ गर्ल बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड अ बॉय बिलो द एज ऑफ 21 ईयर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम गेटिंग मैरिड। ठीक है। अब हम बेसिकली ये जो आगे देखो माइनर्स का वही जो पढ़ रहे थे हम रूल्स, माइनर्स एग्रीमेंट के नॉट बी रैटिफाइड बाय हिम ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी। मतलब तो रैटिफिकेशन मैंने पिछले उसमें भी बताया था, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में ही मैंने एक्सप्लेन किया था अच्छे से व्हाट एक्चुअली इज़ रैटिफिकेशन। एंड अगेन मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको ऑब्वियसली आई एम एज्यूमिंग कि वो पढ़ा ही होगा तुमने फर्स्ट चैप्टर में। सो देखो माइनर के रैटिफिकेशन में जब बात आती है कॉन्ट्रैक्ट के, जब माइनर का कॉन्ट्रैक्ट कोई वैसे ही वैलिड ही नहीं है, वॉइड ही है, तो रैटिफिकेशन की तो बात ही नहीं आती। ऑब्वियसली जब कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है तो रैटिफाई क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। सो इट इज़ लाइक वेरी सिंपल दैट agreement with the minor is void, agreement with the minor is void ab initio, therefore there is no question of its ratification, simple। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, माइनर्स लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज। बेसिकली देखो कोई भी पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जस्ट लाइक अ माइनर, अगर उसको कोई और बंदा कुछ नेसेसरीज देता है, मतलब समझ रहे हो कि लाइफ के लिए कोई नेसेसिटीज़ जो होती हैं वो सप्लाई करता है, तो माइनर की लाइबिलिटी नहीं है, पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है कि वो उसको देगा उसका रीइंबर्समेंट, कि हाँ उसके पैसे लगे हैं ना उसको वो सामान देने में जो सप्लाई करने में। माइनर की पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है, बट हाँ माइनर की कोई प्रॉपर्टी होगी उससे वो रीइंबर्स होगा। समझ रहे हो मतलब, एग्जाम्पल देखो, ए सप्लाइज बी अ माइनर with necessary suitable to condition in his life. Now he is entitled to be reimbursed from B's property. माइनर यानी बी की पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है, बट बी की माइनर की प्रॉपर्टी से वो रीइंबर्स होगा बंदा, क्योंकि वो नेसेसरीज दे रहा है उसको लाइफ के लिए, राइट। नेक्स्ट देखो, ए सप्लाइज द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ बी lunatic with necessaries suitable to their condition in life. A is entitled to be reimbursed from B's property. Again same चीज़, B a minor, देखो ये सिर्फ माइनर के लिए नहीं हो रहा, जैसे इस केस में लुनाटिक था वो, कोई भी इंसान जो कि केपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। बेसिकली मैंने आपको बताया था पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, माइनर, और कोई डिस्क्वालीफाइड पर्सन जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वेट। ठीक है। बी अ माइनर इज इंजर्ड बाय एन एक्सीडेंट एंड नीड्स अर्जेंट मेडिकल अटेंशन। ए अ नेबर टेक्स हिम टू डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट। ए इज एंटाइटल्ड टू बी रिइंबर्स्ड फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी। अगेन भाई कि लाइफ कंडीशन के लिए कुछ नेसेसरी ज़रूरी चीज़ अगर कोई कर रहा है, देन जैसे इस केस में वो अर्जेंट मेडिकल उसको जो चाहिए था, तो वहाँ पे उसको रिइंबर्समेंट मिलेगा उसकी प्रॉपर्टी से। ऑफकोर्स वो एक माइनर था इसलिए। ठीक है। ठीक है, आगे देखो एक केस है नाश वर्सेस इनमन का केस, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे एक अगेन माइनर था, स्टूडेंट था किसी कैम्ब्रिज के कॉलेज का, उसको कुछ कपड़े दिए थे, ठीक है, ठीक है, टू कंडीशन इन लाइफ उसके फादर ने। सो ही परचेज्ड 11 फैंसी वेस्ट कोट्स कॉस्टिंग 145 पाउंड्स। बेसिकली यहाँ पे कोर्ट ऑफ ने क्या बोला होगा कि देखो जो वेस्ट कोट्स है वो कोई नेसेसरी थोड़ी है, सो दैट विल नॉट, अभी हमने जो बात करी दैट वाज नेसेसरी इन लाइफ के लिए, अगर कोई रिइंबर्समेंट मिलता है कि कंडीशन करने के लिए लाइफ के लिए कोई नेसेसरी है, तो ये वो नहीं है, राइट। सो हेंस दिस वाज नॉट अ नेसेसिटी, तो यहाँ पे रिइंबर्समेंट नहीं मिलेगा, वो रिकवर नहीं कर पाया 145 पाउंड्स। ठीक है। नीचे लिख भी रखा है कि व्हाट आर द नेसेसिटीज, देखो आइटम्स ऑफ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, फ्यूनरल एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली मेम्बर्स, मेडिसिन फॉर मैरिज ऑफ फीमेल मेम्बर्स ऑफ द फैमिली को एक्सपेंसेस करके, या एक्सपेंसेस फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ माइनर। ये वाले सारे क्या होंगे, नेसेसिटीज़ हैं, बाकी नेसेसिटीज़ नहीं मानी जाती। ऑलराइट। तो स्पेशल परफॉर्मेंस बेसिकली कि भाई आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से, कई बार कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स होते हैं, स्पेशल टर्म्स की स्पेसिफिक ये करना है उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो अगर उसके टर्म्स के हिसाब से जो आप परफॉर्मेंस कर रहे हो स्पेशल परफॉर्मेंस, तो रूल ये है कि क्योंकि माइनर के साथ एग्रीमेंट वैसे ही वॉइड है, तो वो स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं कर सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट का वो पार्ट। बेसिकली जनरल देखो लिखा है, जनरल रूल इज दैट अ माइनर्स एग्रीमेंट बीइंग वॉइड कैन नॉट बी स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड। हाउएवर देयर इज़ एन एक्सेप्शन, यहाँ पे एक एक्सेप्शन ध्यान रखना कि 3 कंडीशंस होती हैं, ये 3 कंडीशंस रिक्वायर हैं स्पेशल परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कि माइनर भी स्पेशल परफॉर्मेंस कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट की। पहला, गार्जियन जो उसका है वो बेसिकली माइनर के बिहाफ पे उसके गार्जियन ने उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है। दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जो गार्जियन है उसकी कॉम्पिटेंस में है कि हाँ वो गार्जियन वो कॉन्ट्रैक्ट को कर सकता है। तीसरा, माइनर के बेनिफिट के लिए है। अगर ये 3 चीज़ें हैं तो माइनर जो है वो स्पेशल परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट की कर सकता है। तो ये 3 कंडीशंस हैं, ये देखो ये लिख रखी हैं। ट्रांसफर ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी बाय अ माइनर्स गार्जियन टू पे एन इनहेरिटेड डेट वाज हेल्ड टू बी बाइंडिंग ऑन हिम। ये केस बता रखा है कि एक माइनर है वो प्रॉपर्टी जैसे इनहेरिट करते हैं, ठीक है, फैमिली में, तो उसने अपने फादर की प्रॉपर्टी इनहेरिट करी, तो अगर उसका प्रॉपर्टी का एक ट्रांसफ़र हो रहा है उस माइनर के गार्जियन के द्वारा टू पे
इनहेरिटेड डेट, क्योंकि डेट भी इनहेरिटेड ही है तो उसी का डेट उतर रहा है, सो इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर। ऑल्सो गार्जियन के बिहाफ, माइनर के बिहाफ पे गार्जियन एक्ट एंटर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में। ऑल्सो इट इज़ विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ द गार्जियन टू एंटर, क्योंकि गार्जियन ऑब्वियसली वो डेट को करने के लिए वो कर सकता है प्रॉपर्टी का यूज़। सो तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है, हेंस ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है इसमें पूरी। सो माइनर के बारे हो रही है एंड दैट दिस वाज द केस। ठीक है, नीचे देखो माइनर पार्टनर, बेसिकली अगेन फर्म में जो पार्टनरशिप फर्म आपने पढ़ाई होगा 12th में, माइनर क्या पार्टनर बन सकता है उस फर्म में? नहीं बन सकता, राइट। बट सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये बोलता है कि माइनर को आप फर्म के बेनिफिट्स में एडमिट कर सकते हो। मतलब समझ रहे हो कि जो भी प्रॉफिट होगा वो उस तक जाएगा और उसकी लाइबिलिटी जो होगी दैट विल बी लिमिटेड टू हिज शेयर इन द एसेट, यानी फर्म की जितने भी एसेट है उतने ही हद तक उसकी लाइबिलिटी है, उससे बाहर उसकी लाइबिलिटी नहीं है। वो पर्सनली लाइबल नहीं रहेगा किसी फर्म के डेट के लिए। मान लो इन केस वो फर्म जो है वो डिसॉल्व होने वाली है या डेट में चली गई है, किसी भी केस में नहीं। बेसिकली माइनर का बस फ़ायदा ही फ़ायदा है यहाँ पे कि बेनिफिट अगर है तो वो माइनर तक पहुँच जाएगा, नुकसान है तो माइनर का सिर्फ जितना शेयर है उतना ही उसका वो जाएगा, बाकी पर्सनली उससे नहीं करेंगे। अदरवाइज़ ये होता है ना पार्टनरशिप फॉर्म में कि अगर मान लो इंडेटेड है वो, तो पार्टनर्स की पहले लाइबिलिटी जो है लिमिटेड होती है, बट फिर भी अगर कवर नहीं होते हैं डेट्स तो पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी एक्वायर कर सकते हैं क्रेडिटर्स। बट माइनर्स के साथ नहीं होगा, बिकॉज माइनर कैन बी एडमिटेड टू अ फर्म बट ओनली टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म, सिर्फ उसके बेनिफिट्स का उसे फ़ायदा मिलेगा। देन माइनर एजेंट, ऑल्दो अगेन माइनर एक एजेंट को एम्प्लॉय नहीं कर सकता, बट वो खुद एजेंट हो सकता है। एज पर सेक्शन 183 ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बोला गया है कि माइनर एक खुद एजेंट बन सकता है। एजेंट बन के वो क्या कर सकता है? अब एजेंट बन के वो अपने प्रिंसिपल को ऑब्वियसली रिप्रेजेंट कर सकता है। अब आपको ये तो पता ही होगा ना कि प्रिंसिपल और एजेंट का मतलब क्या है, कि एजेंट कुछ भी करता है दैट इज़ बाइंडिंग ऑन द प्रिंसिपल। एजेंट के बिहाफ पे प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट काम करता है एंड वो एक्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑल्सो। सो माइनर्स के केस में भी ये होगा कि माइनर कैन बाइंड हिज प्रिंसिपल जिसके लिए वो एजेंट बना है, वो अपने एक्ट से उसको बाइंड कर सकता है डन इन द कोर्स ऑफ एजेंसी। However, minor is not personally liable for any wrongful act, although the principal is responsible to third parties for the acts of his manager. वही हमेशा माइनर का बस बेनिफिट रहने वाला है, नुकसान उसका कुछ नहीं होगा, वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा, कुछ गलत उसने किया होगा, बट प्रिंसिपल जो है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है माइनर एजेंट, उसको वो प्रिंसिपल तो ऑब्वियसली ही इज लाइबल टू जो भी एक्ट उसका माइनर एजेंट जो उसने एम्प्लॉय कर रखा है वो जो भी करता है, जैसे नॉर्मल प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन होता है वैसे रहेगा। ठीक है, देन माइनर एंड इंसॉल्वेंसी, ये भी अगेन फ़ायदा ही देखना है माइनर का हमेशा, तो यही है माइनर इज़ नॉट पर्सनली लाइबल, सो अगेन वो कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। देन कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट जॉइंटली, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट माइनर और एडल्ट जॉइंटली भी कर सकते हैं, यानी कि एक माइनर है एक एडल्ट है, जॉइंटली किसी और बंदे के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। मतलब यहाँ दो पार्टीज एक ही हैं और यहाँ एक पार्टी है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, सो दे आर लाइबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है। बट अगेन वहाँ पे माइनर जो है वो लाइबल नहीं रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी ऐसा होता है जहाँ पे माइनर के ऊपर बात आती है तो माइनर फिर पर्सनली लाइबल नहीं रहता। तो यहाँ पे एक केस था जमुनाबाई वर्सेस बसंता राव का केस था, यहाँ पे ए और बी जॉइंटली पास्ड अ बॉन्ड टू सी एंड वहाँ पे ए माइनर था उस डेट पे, तो बी जो था वो लाइबल था उस बॉन्ड के लिए, ए को नहीं किया गया क्योंकि अगेन वो माइनर था। देन श्योरिटी फॉर अ माइनर, ये श्योरिटी वर्ड बहुत आएगा बाद में, अभी के लिए बस ये समझ लो कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है तो एक एडल्ट एज अ श्योरिटी रह सकता है माइनर के लिए कि भाई इससे नहीं होगा तो मैं भरपाई कर दूँगा। श्योरिटी का एग्जैक्ट तुम्हें वही नहीं पता है, सो जब ये एक्चुअल केस आएगा आई विल मेक श्योर मैं वहाँ पे ये चीज़ याद करवा दूंगा कि श्योरिटी फॉर अ माइनर का क्या केस है। अभी इसका कोई मतलब नहीं है, सो आई एम जस्ट स्किपिंग दिस, ओके। बट हाँ इतना एक आइडिया तो आपको लग गया होगा कि क्या है। पोजीशन ऑफ माइनर्स पेरेंट्स, बेसिकली parents of a minor they are not liable for the agreements which are entered into by the minor unless he acts as an agent for the parents। मतलब वही प्रिंसिपल एजेंट वाला रिलेशन है, फिर तो ऊपर वाला पॉइंट लग जाएगा कि वो बाइंड कर सकता है। बट यूजुअली माइनर कोई भी एग्रीमेंट किसी से एंटर करते हैं तो उसके पेरेंट्स थोड़ी लाइबल होंगे, वो तो उनका कॉन्ट्रैक्ट है ना। हाँ अगर वो एजेंट है अपने पेरेंट्स का फिर वो अलग बात है। देन माइनर शेयर होल्डर, ये भी आपने कंपनी उसमें पढ़ा होगा कि माइनर को वैसे कोई एक्सप्रेसली कोई लॉ नहीं है कि माइनर नहीं बन सकता एक शेयर होल्डर कंपनी में, प्रोवाइडेड अगर उसका एक प्रॉपर गार्जियन है तो वो शेयर्स होल्ड कर सकता है। बट फिर भी माइनर के अगेन कोई लाइबिलिटी नहीं होगी कि हाँ उसको पैसा वो कॉल मनी वगैरह देना ही है, और वो कभी भी चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है कंपनी के साथ। बेसिकली माइनर की पोजीशन जो है सेफ रहती है कंपनी में हमेशा।